नमस्कार, सुप्रभात। उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होंगे, जिनके नतीजे 23 मई को सामने आएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा के साथ ही रविवार को न सिर्फ 2019 के महासमर का बिगुल बज गया, बल्कि रविवार से ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। चुनावी तारीखों की घोषणा करने आए मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया कि इस बार देश में 7 चरणों में आम चुनाव होंगे। I would like to inform all of you that this time instead of 9 phases, we have 7 phases of election. कितने चरणों में आम चुनाव होंगे, ये जानने के बाद अब जान लीजिए देश में किस किस दिन चुनाव होना है। First phase 11th April, second phase 18th April, third phase 23rd April, fourth phase 29th April, fifth phase 6th May, sixth phase 12th May, phase 7 19th May. आइए सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए किस दिन कितने राज्यों की कितनी सीटों पर चुनाव होंगे। 11 अप्रैल को पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग होगी। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों पर चुनाव होंगे। 23 अप्रैल को तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटों पर मतदान होंगे। 29 अप्रैल को चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोटिंग होनी है। 6 मई को पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर चुनाव होंगे। 12 मई को छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होंगे, जबकि 19 मई को 7वें चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। तारीखों की घोषणा के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ने होने वाले आम चुनाव के बारे में भी कई अहम जानकारियां दी। इसमें लोकसभा चुनाव में इस बार 90 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। देश भर में मतदान के लिए 10 लाख बूथ बनाए गए हैं। मतदान के लिए सभी बूथों पर वीवीपीएटी का इस्तेमाल होगा। ईवीएम ले जाने वाली सभी पोलिंग पार्टियों की गाड़ी में जीपीएस लगाया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है और चुनाव आयोग ने शिकायत के लिए ऐप भी लॉन्च किया है। Central police forces are going to be deployed in large numbers. The numbers can't be discussed to ensure free and fair elections. चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा, लोकतंत्र का त्योहार चुनाव आ गया। मैं अपने साथी हिंदुस्तानियों से अपील करता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव को अपनी सक्रिय सहभागिता से सफल बनाएं। मैं उम्मीद करता हूं ये चुनाव ऐतिहासिक नतीजे देंगे। मैं पहली बार वोट डालने वालों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान की अपील करता हूं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान किया है। इन राज्यों में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के लिए भी मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव कराने की घोषणा की है। उत्तराखंड राज्य की पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी सीट पर 77,17,126 मतदाता वोट डालेंगे। इसमें करीब 88,000 से अधिक सर्विस मतदाता हैं। 11,235 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। इस बार के चुनाव में चुनाव आयोग ने कई नई चीजें देखने को मिलेंगी। देश में पहली बार सभी पोलिंग स्टेशनों पर वीवीपैट मशीनें होंगी। इससे वोटर्स को यह पता चल सकेगा कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसे वो वोट मिला है या नहीं। इसके अलावा पहली बार ईवीएम में हर उम्मीदवार की फोटो भी रहेगी। साथ ही इस बार के चुनाव में ईवीएम की ट्रैकिंग भी की जाएगी। इस बार का चुनाव न सिर्फ बीजेपी और विपक्षी दलों के लिए काफी अहम है, बल्कि चुनाव आयोग के लिए भी मील का पत्थर साबित होने वाला है। देश में पहली बार ईवीएम में हर उम्मीदवार की फोटो रहेगी और पहली बार सभी पोलिंग स्टेशनों पर वीवीपैट मशीनें होंगी। And as an additional measure to eliminate confusion in the minds of our voters,
where you press the button in front of that, there's a photograph of the candidate also, so that you make a more conscious choice, seeing the photograph of the candidate for whom you want to vote. इससे वोटर्स को ये पता चल सकेगा कि उसकी ओर से दिया गया वोट सही उम्मीदवार को पड़ा है या नहीं। पहले कुछ चुनिंदा बूथों पर ही इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन इस बार पूरे देश में सभी बूथों पर इस्तेमाल किया जाएगा। VVPATs will be used with EVM at all polling stations in this election. इतना ही नहीं, इस बार ईवीएम की भी कई स्तरीय सुरक्षा होगी। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। इसके अलावा इस बार के चुनाव में हर उम्मीदवार को फॉर्म 26 भरना होगा और उम्मीदवारों को अपना पैन नंबर देकर पिछले 5 सालों की आय व्यय का ब्यौरा देना होगा। यदि कोई उम्मीदवार अपने पैन कार्ड की जानकारी नहीं देता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। पहले के चुनावों में इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती थी। न्यूज़ 18 ब्यूरो। तो चुनाव आयोग ने इस बार हर नागरिक को बना दिया है ऑब्जर्वर। जी हां, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल ना उठे इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें से एक है सी विजिल ऐप। इसके जरिए कोई भी नागरिक कहीं से भी किसी भी उम्मीदवार को लेकर अपनी शिकायत चुनाव आयोग तक सीधे पहुंचा सकेगा। इस बार आप भी करेंगे चुनावों की निगरानी। चुनाव आयोग ने दी हर नागरिक को जिम्मेदारी। जितने हाथ में स्मार्टफोन उतने लोग होंगे ऑब्जर्वर। चुनावों की निष्पक्षता के लिए हाईटेक इंतजाम। चुनाव चाहे लोकसभा के लिए हो या फिर विधानसभा का, नतीजों के बाद हारने वाली पार्टियां ईवीएम को लेकर सवाल जरूर खड़े करती हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से तो मसला कई बार गर्म हो चुका है। इस बार चुनाव आयोग ने इन सवालों पर विराम लगाने की कोशिश की है। हर बूथ पर वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल होगा। वीवीपैट बंडलों की निगरानी जीपीएस से की जाएगी। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होगी। हर बूथ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होगी। और इन सब से हटकर देश में लगभग 40 करोड़ स्मार्टफोन चुनाव आयोग के लिए खुफिया कैमरे की तरह काम कर सकेंगे। C-Vigil, which is an Android app which helps citizens to record any violation of Model Code of Conduct on the mobile and promptly send to election authorities for option. इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर सी विजिल ऐप डाउनलोड करना होगा। फिर कहीं भी किसी भी जगह पर अगर आपको लगे कि कोई पार्टी या उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है तो आपको बस उसका वीडियो बनाकर ऐप पर डाउनलोड कर देना है। आप चाहें तो अपनी पहचान गुप्त रख सकते हैं या फिर उजागर कर सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से इस वीडियो पर एक्शन लिया जाएगा और आपको एक्शन की जानकारी भी दी जाएगी। निसंदेह सी विजिल ऐप निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की दिशा में एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव आयोग द्वारा देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने चुनाव की सफलता के लिए चुनाव आयोग को शुभकामनाएं भी दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चुनाव लोकतंत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रदेश में चुनावों की निष्पक्षता, ईमानदारी तथा पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदेशवासियों से लोकतंत्र के इस महान पर्व की सफलता के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी अपेक्षा की है। लोकसभा चुनाव 2019 की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है और उत्तराखंड में जो चुनाव ये फर्स्ट फेज में होने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पार्टी संगठन पूरी तरह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और रणनीति के तहत उसके लिए तैयार है और इसका लाभ ये भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये पूरी तरह एक्टिव है, चार्ज है और 2014 को दोहराएगा 2019। यानी कि 5 लोकसभा की सीटें हैं, पांचों की पांचों लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर भारी बहुमत से जीत कर। लोकसभा चुनाव का ऐलान के तुरंत बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। इस दौरान भट्ट ने दावा किया कि उनके कार्यकर्ता 5 साल से प्रदेश में सक्रिय हैं, इसीलिए पार्टी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को एक बार फिर जीतेगी। भट्ट से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र नेगी ने।
लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में उत्तराखंड बीजेपी की चुनावी तैयारियां क्या हैं, हमारे साथ जानने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी हैं। भट्ट जी, आखिर क्या है चुनावी तैयारियां? आप प्रदेश, जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और हमारे बूथ सब तैयार हैं। अगर मैं पूछूंगा आपसे कि आखिर उम्मीदवार कौन होंगे, तो आप कहेंगे कि पूरे प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं है। अगर वैकेंसी नहीं है तो फिर आपके जो पुराने एमपीज हैं उन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि जनता उन पर एक बार फिर से विश्वास करे? हर एमपी, चाहे भगत सिंह कोश्यारी जी हों, खंडूरी जी हों, पोखरियाल जी हों, अजय जी हों या महारानी जी हों, 5 के 5 लोगों ने बहुत अच्छे काम अपने अपने क्षेत्र में किए हैं। 5 की 5 सीटें हम पूर्व की तरह से जीतेंगे, उसमें कहीं शंका ही नहीं है, लेस मात्र शंका नहीं है। पूरी तरह से हम जीतेंगे और देश में भी प्रचंड बहुमत आने वाला है इस बार। ठीक बात है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी हैं और दावा उनका बेहद साफ, साल 2014 की तरह ही बीजेपी एक बार फिर साल 2019 में 5 की 5 लोकसभा सीटें जीतेगी। हालांकि उनको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उनके सांसदों ने पिछले 5 साल में प्रदेश के अंदर क्या विकास किया है। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। अभी 5 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। अल्मोड़ा सीट से अजय टामटा सांसद हैं, नैनीताल सीट से भगत सिंह कोश्यारी सांसद हैं, हरिद्वार सीट से रमेश पोखरियाल सांसद हैं, तो पौड़ी सीट से भुवन चंद खंडूरी सांसद हैं। टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी बीजेपी की सांसद हैं। तो यानी 5 सीटों पर बीजेपी का फिलहाल कब्जा है। प्रदेश में 11 अप्रैल को मतदान होने हैं, लेकिन पार्टियों के और सरकार ताबड़तोड़ घोषणाएं पहले ही कर चुकी है। वहीं विपक्ष ने अपने मुद्दों को धार देना शुरू कर दिया है। आचार संहिता लग चुकी है। इस महीने की शुरुआत से ही सरकारी घोषणाओं की रफ्तार से अंदाजा लगाया जा ही रहा था कि आचार संहिता दस्तक देने वाली है। 1 मार्च से लेकर रविवार के दिन तक सीएम ने ताबड़तोड़ घोषणाएं की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक अपनी तमाम कमेटियां बना चुकी है। हम पन्ना प्रमुख बना चुके हैं अपने, लगभग हमारे पन्ना प्रमुख भी, हर बूथ के पन्ना प्रमुख तय हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव है। इस बीच 16 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी बिगुल बजाने देहरादून पहुँच रहे हैं। केंद्रीय मुद्दों के साथ ही वो राज्य सरकार की विफलताओं को अपने एजेंडे में रखने वाले हैं। कांग्रेस पूरी तैयार है। कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार की जो तमाम नाकामियां रही हैं, जो उन्होंने 2014 में जनता को सपने दिखाए थे, जो बड़े बड़े वादे किए थे, जो जुमले दिए थे, 5 वर्षों में जनता के हाथ कुछ आया नहीं। बहरहाल उत्तराखंड में पार्टियों के पास समय कम है। ऐसे में अब चुनौती कैंडिडेट सिलेक्शन की है। देहरादून से रॉबिन सिंह चौहान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही नैनीताल सांसद ने फिर जनता की सेवा का मन बनाया है। नैनीताल पहुंचे भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि वो पहले भी जनता की सेवा कर रहे थे और 2019 के बाद भी जनता की ही सेवा करेंगे। लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कोश्यारी ने कहा कि वो चाहते हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि बीजेपी देश में फिर से सरकार बनाएगी। नहीं, मैंने इतनी बार कह दिया कि मैं हमेशा युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहता हूँ। एक स्टेज पर आ गए हैं और ऐसी स्टेज के बाद अगर युवा पीढ़ी आ गई तो अच्छा है। आपको पता नहीं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सब पीछे पड़े थे, मुझे अध्यक्ष बन जाओ। मैंने कहा नहीं, उस समय मैंने कहा कि नहीं को लाओ। देखा अध्यक्ष जी अपने अजय जी बने तो आज यहाँ के सर्वमान्य नेता हो गए वो। उधर योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर से अपने सुर बदले हैं और पीएम मोदी के गुणगान किया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि देश में मोदी का कोई विकल्प नहीं है। भारत, चीन, जापान, अमेरिका, यूके, रूस, यूरोप सभी देशों से आगे निकल चुका है, तो ऐसा नेटवर्क केवल मोदी ही दे सकते हैं। बाबा रामदेव ने कहा है कि लोग चुनाव में अपने विवेक का इस्तेमाल करते समय वोट दें। भारतीय राजनीति में इस समय मोदी जी का व्यक्तित्व, उनका चरित्र, उनका नेतृत्व, उनकी नीतियां हिमालय जैसी है और बाकी राजनीतिक दल
उनके सामने बहुत बोने नजर आते हैं। बीजेपी राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए 12 मार्च को अपनी अंतिम रणनीतिक बैठक करेगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू से लेकर लोकसभा प्रभारी और मुख्यमंत्री संगठन के पदाधिकारी और हाल ही में दायित्वधारी बनाए गए चेहरे भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने न्यूज 18 को बताया कि इस बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति से लेकर केंद्रीय नेताओं के दौरे, चुनाव खर्च और महारैलियों को लेकर भी अंतिम फैसले किए जाएंगे। एक छोटी बैठक करी है जिसको ये मान के चलिए कि सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा चुनाव तक की हमारी बन जाएगी। कौन मंत्री आएंगे, कितने स्पॉट होंगे, कहां कहां हम चाहते हैं, केंद्रीय मंत्रियों के कहां कहां होने हैं। रामनगर में दायित्वधारी राजेश कुमार ने आचार संहिता लगते ही आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। यहां उन्होंने आचार संहिता लगने के बाद न केवल लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। जब उनसे मीडिया ने इसको लेकर सवाल किया तो उन्होंने आचार संहिता लागू होने की जानकारी से ही इनकार कर दिया। नहीं, अभी मुझे जानकारी में नहीं है। मैं जस्ट अभी पहाड़ से उतर के आ रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। और हम सब लोग एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। आपके माध्यम से मुझे पता लग रहा है। लंबे समय से शिक्षकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से जूझते राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल को आखिरकार 22 स्थायी शिक्षकों के साथ विशेषज्ञ चिकित्सक मिल गए हैं। चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून में हुए इंटरव्यू में 15 विभागों में कॉलेज को 22 असिस्टेंट प्रोफेसर मिले हैं। सबसे ज्यादा कम्युनिटी मेडिसिन विभाग को 4 शिक्षक मिले हैं। चयनित सभी डॉक्टर एवं शिक्षकों को 2 सप्ताह में अपना योगदान देना होगा। कॉलेज को एक साथ मिले 22 डॉक्टरों के कारण अब न केवल मरीजों को राहत मिलेगी, बल्कि छात्रों को भी शिक्षकों की किल्लत से निजात मिलेगी। पर्यटन नगरी के तौर पर घोषित मंडल और जिला मुख्यालय पौड़ी वैसे तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए जाने के साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी एक विशेषता और है, और वो है पौड़ी शहर में प्रवेश के साथ अभिनंदन करते टनों कूड़े के ढेर। दरअसल नगर की स्थापना के बाद से अब तक कूड़े और गंदगी की समस्या का समाधान पौड़ी में नहीं हो सका है। ये हाल उसी पौड़ी का है जिसने प्रदेश को 4 मुख्यमंत्री दिए हैं। दुर्भाग्य है कि नगर पालिका बोर्ड का गठन हुआ, वो जो है मतलब आज वो यातायात की बात कर रहे हैं, वो हाउस टैक्स की बात कर रहे हैं, जबकि सबसे मेन समस्या जो है ट्रेंचिंग ग्राउंड की है। और ट्रेंचिंग ग्राउंड की अभी भी व्यवस्था नहीं है, तो मैं अपने रिस्क पे उसको डला रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अब हमारी जो मांडा खाल में जमीन थी, ग्रीन ट्रिब्यूनल से उसको एरिया को हटा दिया गया, तो हमारे पास कई जमीनों के ऑप्शन अब है। इस बारे में हम निश्चित रूप से सरकार से बात करेंगे। शनिवार को कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक वीडियो आया है जिसमें हाथी ने पर्यटकों से भरी जिप्सी पर हमला बोल दिया था। आज हम आपको इसी घटना से जुड़ा हुआ एक और वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो को देखकर लग रहा है कि हाथी चुपचाप वहां से गुजर रहा था, लेकिन यहां खड़ी जिप्सियों की वजह से उसे रास्ता नहीं मिला। इस बीच लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे हाथी को गुस्सा आ गया। वन्य जीव प्रेमी भी मानते हैं कि वन्य जीवों के घर में घुसकर उनको परेशान किया जाएगा तो उनका गुस्सा आना लाजमी है। ऐसे में पार्क प्रशासन को कड़ी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए ताकि हाथियों को गुस्सा ना आ सके, उनको परेशानी ना हो। मुझे यही लग रहा है कि कुछ उनसे छेड़खानी की गई होगी। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जानवर बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, लेकिन जब तक उसे परेशान ना किया जाए तो वो ऐसे किसी के ऊपर चार्ज नहीं करता है। मैं यही आशा करता हूं कि आगे से इस सेफ डिस्टेंस रखें उस पे।
खैर, गजराज का क्रोधित होना तो यहाँ पर जायज है। कोटद्वार से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जाने वाले पर्यटकों के लिए अब और भी आसान और शॉर्टकट रास्ता खुल गया है। कोटद्वार शहर से गास्टगंज इलाके के जोड़ने वाले खोह नदी पर तैयार हुए पुल का आज लोकार्पण किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि पुल के निर्माण से जहां दर्जनों गांव कोटद्वार बाजार से सीधे जुड़ गए हैं, वहीं कॉर्बेट की दूसरी घटी है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इसका श्रेय पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को दिया। उन्होंने कहा है कि पुल की स्वीकृति कांग्रेस सरकार में हुई थी। धनराशि के अभाव में पुल का निर्माण सालों से लटका था। बीजेपी सरकार ने धनराशि आवंटित कर पुल का निर्माण कराया। मैं बड़ा दिल हमेशा दिखाना चाहिए। अटल जी ने कहा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो मैं जरूर कहना चाहता हूँ ये पुल उनके द्वारा स्वीकृत हुआ, लेकिन इस पे पैसा नहीं था। हमने पिछले 2 सालों में इस पे धन उपलब्ध कराकर रात दिन काम करके पीडब्ल्यूडी के मैं अपने अधिकारियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला दें कि आप अपने सबसे प्रिय चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।